यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में मेंसुरेशन से संबंधित बातों को समझेंगे, यानी क्षेत्रमिति के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेंसुरेशन भी जो है यानी क्षेत्रमिति जो है गणित का एक पार्ट है। तो जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में मेंसुरेशन से संबंधित मैथ में प्रश्न जो आते हैं, उन प्रश्नों पर पकड़ बनाने के लिए हम लोग आज मेंसुरेशन से संबंधित 2D और 3D शेप्स के बारे में जानेंगे, उसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे। और क्षेत्रमिति के अंतर्गत 2D और 3D शेप्स में आने वाले आकृतियों के एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम यानी क्षेत्रफल, परिमाप और उसके आयतन को हम लोग कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूला से निकालेंगे, ये सभी बातें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। तो चलते हैं हम लोग। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देंगे। तो चलते हैं हम लोग। जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे, मेंसुरेशन के अंतर्गत 2D शेप्स यानी 2 डायमेंशंस और 3D शेप्स यानी 3 डायमेंशंस, यानी ये दोनों आकृतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 2 डायमेंशन यानी जिसका हिंदी द्विविम या द्विआयामी होता है, और 3 डायमेंशन यानी त्रिविम या जिसे त्रिआयामी के नाम से जाना जाता है। तो 2D शेप्स किसे कहेंगे, तो एक सपाट आकृति जिसके 2 आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। 2D यानी 2 डायमेंशन होता है, एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई। उसी प्रकार से 3D में 3 आकृति 3 डायमेंशन होते हैं, एक ठोस आकृति या एक वस्तु जिसमें 3 आयाम होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि 2D शेप्स में 2 डायमेंशन यानी लंबाई और चौड़ाई होती है, और 3D शेप्स में 3 आयाम यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और 2D शेप्स के अंतर्गत स्क्वायर आता है यानी वर्ग, रेक्टेंगल यानी आयत, सर्कल यानी वृत्त, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज और पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। यानी ये जो भी 7 आकृतियां है, ये 2 डायमेंशनल है। और 3 डायमेंशंस के अंतर्गत क्यूब यानी घन के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबाइड यानी घनाभ के बारे में जानेंगे, सिलेंडर यानी बेलन के बारे में जानेंगे, कोन यानी शंकु के बारे में जानेंगे, और स्फीयर यानी गोला के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज से, और नेक्स्ट पेज से 2 डायमेंशंस की आकृतियों को हम लोग उसके फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। और यह चूंकि मेंसुरेशन का क्लास 1 वीडियो है, इसके बाद क्लास 2 और क्लास 3 भी आएंगे, जिसमें 2D और 3D शेप्स पे आधारित कुछ प्रश्न भी रहेंगे। तो उस वीडियो को भी आप जरूर से जरूर देख लेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो 2D शेप्स के अंतर्गत यानी द्विआयामी शेप्स के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को पढ़ेंगे, यानी वर्ग के बारे में जानेंगे। तो वर्ग का जैसा कि आप फिगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और इसका प्रॉपर्टीज होता है यानी इसके चारों भुजाएं बराबर होती है। आप देख पा रहे होंगे फिगर में ए बी, बी सी, सी डी और डी, ये चारों भुजाएं बराबर होती है। इसके बाद ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी और बी डी आप फिगर में देख सकते हैं। ए सी और बी डी जो है इस वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है। इसके बाद एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री, यानी वर्ग के चारों कोण जो है 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे फिगर में, आप भी देखते चलिएगा, एंगल ए ओ डी, ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, और एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए। यानी विकर्ण पर जो ये लंब डाला हुआ है, इसके दोनों तरफ 90 डिग्री होंगे, यानी दोनों इक्वल होंगे। इसके बाद ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, आप फिगर से आप देख सकते हैं ए ओ सी, ओ बी और ओ डी, ये चारों जो है बराबर होती है। इसके बाद फॉर्मूला की बात की जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो भुजा गुने भुजा होता है, या फिर भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसके बाद वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुने भुजा होता है, और वर्ग का विकर्ण जो है √2 गुने भुजा होता है। इसके बाद 2D शेप्स में ही नेक्स्ट रेक्टेंगल को देखेंगे, जिसका हिंदी आयत होता है। आप राइट साइड में इसका फिगर भी आप देख सकते हैं, ये रेक्टेंगल है जिसके आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होती है।
और इसका प्रॉपर्टी जैसा कि हमने बताया कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। और इसके भी चारों कोण जो है 90 डिग्री का होता है, चारों कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद ए सी इज इक्वल टू बी डी होता है, यानी आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं। और जैसा कि आप फॉर्मूला देख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत की परिमिति या जिसे परिमाप भी कह सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। और आयत का विकर्ण जो है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होती है। तो आप फॉर्मूला भी जानते और समझते रहेंगे, क्योंकि जब क्लास 2 और क्लास 3 वीडियो आएगा तो मेंसुरेशन से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अब हम लोग 2D शेप्स में सर्कल को देखेंगे जिसका हिंदी वृत्त होता है। आप यहाँ पर वृत्त का फिगर देख सकते हैं, राइट साइड में लगा हुआ है। और इसका प्रॉपर्टी जो होता है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू आर, यानी त्रिज्या होता है। यानी सेंटर से, यानी इस फिगर में ओ बी है और जो ओ ए है वो रेडियस है, ए भी रेडियस हो गया, ए भी रेडियस हो गया। तो यानी और सर्कल का जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है। और इस फिगर के अनुसार ए बी जो है डायमीटर है, ए बी जो है जो सेंटर से होकर जाती है वो डायमीटर है। इसके बाद आप फार्मूला देख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि जो है 2 पाई आर होती है, वृत्त का व्यास जो है 2 गुने त्रिज्या होती है यानी 2 आर होती है। और इसके बाद सेमी सर्कल की बात की जाए, इसमें सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त यानी वृत्त का आधा, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल के आधा होता है। और अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो पाई आर प्लस 2 आर होती है। परिधि परिमाप के सेंस में ले सकते हैं, तो परिमाप कैसे निकलता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ये डायमीटर है और डायमीटर 2 आर के बराबर होता है, तो ये 2 आर हो गया। और इसके बाद जब फुल सर्कल होता तो 2 पाई आर होता, लेकिन ये अर्धवृत्त है तो 2 पाई आर का आधा करेंगे तो पाई आर आएगा, यानी पाई आर प्लस 2 आर। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन में ट्रायंगल को, यानी 2D शेप्स में ही ट्रायंगल को देखेंगे। और साइड के बेस के आधार पर सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को बांटेंगे। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज होता है, जिसे इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। और समबाहु त्रिभुज के नाम से यह स्पष्ट है कि इसके सभी भुजाएं जो है वो बराबर होगी। यानी आप समबाहु त्रिभुज के फिगर को देख सकते हैं, इसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा, यानी तीनों भुजाएं बराबर होगी। और इसके बाद तीनों एंगल का जो मान होगा वो 60 डिग्री होगा, यानी तीनों एंगल भी सेम होगा। इसके बाद फॉर्मूला की बात की जाए तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो अंडर रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर होती है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजा को ऐड कर देंगे, और तीनों भुजा समान है तो इसको 3 गुने भुजा के नाम से भी कर सकते हैं। इसके बाद समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो अंडर रूट 3/2 गुने भुजा के फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। भुजा के बेस के आधार पे सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज को देखें, इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज को देखेंगे, जिसको इंग्लिश में आइसोस्केलस ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से स्पष्ट है कि द्विबाहु यानी दो भुजाएं इसमें बराबर होगी। तो आप इस फिगर में देख सकते हो, आप इस फिगर में ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। और यदि दो भुजा बराबर हो गई तो उन दोनों भुजाओं के सामने वाला एंगल यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। इसके बाद फॉर्मूला की बात की जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हीरो के सूत्र के माध्यम से निकाला जा सकता है। और हीरोन्स का जो फॉर्मूला है वो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस जो होता है आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एस का मतलब कोई अर्ध परिमिति होता है, और एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। और इस फिगर में बी सी इज इक्वल टू ए है, ए सी इज इक्वल टू बी है और ए बी इज इक्वल टू सी है। यानी ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजा को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एस निकल जाएगा। और इसके बाद एस और ए बी और सी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समबाहु समद्विबाहु के बाद
थर्ड नंबर पर विषम बाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इसमें तीनों भुजाएं असमान होगी, यानी बराबर नहीं होगी, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू सी ए, यानी इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, और जब तीनों भुजाएं अलग अलग होगी तो तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी जो है हीरो के सूत्र के माध्यम से निकाला जा सकता है, और हीरो का जो सूत्र होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस निकालने के लिए मैंने बताया कि तीनों साइड को जोड़ दीजिए और दो से डिवाइड कर दीजिए, और पहला भुजा को ए, दूसरा भुजा को बी और तीसरा भुजा को सी मानते हुए जब हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब साइड के बेस के आधार पे सभी हम लोग त्रिभुज को देखें, समबाहु त्रिभुज को देखें, समद्विबाहु त्रिभुज को देखें, विषमबाहु त्रिभुज को देखें। अब हम लोग एंगल के आधार पर त्रिभुज को भी हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे, और सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। और समकोण त्रिभुज का मतलब ही है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। आप फिगर में देख सकते हैं, और इसमें पी बी और एच हो जाएगा, जैसे पी यानी जिसे परपेंडिकुलर यानी लंब के नाम से जाना जाता है, बी यानी बेस जिसे आधार के नाम से जाना जाता है, एच हाइपोटेनस यानी कर्ण के नाम से जाना जाता है। और इस फिगर में आप देख सकते हैं एंगल बी जो है 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होती है। और समकोण त्रिभुज की परिमाप के बारे में बात की जाए तो तीनों भुजा को हम लोग ऐड कर देंगे तो समकोण त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। एंगल के आधार पर हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज पढ़े, इसके बाद न्यूनकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि इसमें जो तीनों कोण होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। एंगल ए भी 90 डिग्री से छोटा रहेगा, एंगल बी भी 90 डिग्री से छोटा होगा, और एंगल सी भी 90 डिग्री से छोटा होगा। इस त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। और न्यूनकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने की बात आए तो इसको इसी फॉर्मूला से निकालते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी इसी हीरोन्स फॉर्मूला से हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। और एस निकालने की बात आए तो तीनों भुजा को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। पहली भुजा को ए, दूसरी भुजा को बी और तीसरी भुजा को सी मानते हुए हम लोग जब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो न्यूनकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि न्यूनकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजा को हम लोग ऐड कर देंगे। समकोण न्यूनकोण त्रिभुज के पढ़ने के बाद हम लोग तीसरे नंबर पर अधिकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा होता है। आप फिगर में देख सकते हैं एंगल बी जो है 90 डिग्री से बड़ा है, और एंगल ए और एंगल सी जो है 90 डिग्री से छोटा है। इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। और अधिकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात आए तो इसी हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो तीनों भुजा को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एस निकल जाएगा। और पहली भुजा को ए, दूसरी भुजा को बी और तीसरी भुजा को सी मानते हुए हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो अधिकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि अधिकोण त्रिभुज का परिमाप निकालने की बात आए तो हम लोग तीनों भुजा को ऐड कर देंगे। अब मेंसुरेशन में हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड कुछ बातों को जानेंगे, जो परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, नोट में लिखा हुआ कि त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे भली बात कि किसी भी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 15 है, तीसरी भुजा 28 है, और 10-15 जोड़ेंगे तो 25 हो रहा है, जो तीसरी भुजा से छोटी है। तो ये एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं हो सकता है। दूसरे वाले फिगर में 14 प्लस 13 यानी दो छोटी भुजाओं को जोड़े तो तीसरी भुजा से बड़ी है, तो ये ट्रायंगल हो सकता है, यानी होगा ही। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नोट में आप देख पा रहे हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल जो है
180 डिग्री के बराबर होता है। यानी किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों कोनों को ऐड करते हैं, 180 डिग्री अगर नहीं आता है तो वह त्रिभुज नहीं हो सकता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं 180 डिग्री हो रहा है, लेकिन इस त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री नहीं हो रहा है, तो इसे हम लोग त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मेंसुरेशन में रोम्बस के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में समचतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। और जो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल होता है। आप दोनों विकर्ण को देख सकते हैं इस समचतुर्भुज में, 1/2 गुने D1 गुने D2। और समचतुर्भुज के यदि भुजा निकालना हो, यानी दोनों विकर्ण दिया हुआ रहे और समचतुर्भुज की भुजा निकालना हो, तो 1/2 इंटू अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और समचतुर्भुज का परिमाप निकालना हो तो 4 गुने भुजा कर देंगे, क्योंकि इसके चारों भुजा बराबर होती है। नेक्स्ट हम लोग समलोम चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, जिसे इंग्लिश में ट्रेपीजियम के नाम से जाना जाता है। और समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। समांतर भुजा आप देख सकते हैं, समांतर भुजा ए है, ए बी और सी डी। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और ए यानी इसका जो ऊंचाई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और समलंब चतुर्भुज का जब परिमाप निकालना हो तो चारों भुजाओं का योग कर देंगे। इसके बाद समांतर चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। समांतर चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बेस गुने हाइट यानी आधार गुने ऊंचाई होता है। और इस फिगर में आधार जो है वो सी डी है और ऊंचाई एम है, तो इसके अनुसार सी डी इंटू एम हो गया। और समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना हो तो 2 इंटू एल प्लस बी के फॉर्मूला से हम लोग समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकाल सकते हैं। अब हम लोग 3 डायमेंशन यानी 3D शेप्स के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में त्रिविमीय आयाम के नाम से जाना जाता है। और इसमें सबसे पहले घन यानी क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। और क्यूब का आप ये फिगर देख सकते हैं कि घन का जो प्रत्येक फलक होता है एक वर्ग होता है। यानी घन में आप देख पा रहे होंगे 2 4 6 फलक है, यानी ऊपर नीचे अगल बगल और आगे पीछे, यानी 6 पृष्ठ तलों की संख्या 6 होती है। और कुल किनारा जो होती है इसमें 12 होती है। और फलकों की संख्या 6 होती है। घन में शीर्षों की संख्या 8 होती है, आप इस फिगर में आप गिन सकते हैं। और जब फॉर्मूला की बात की जाए तो घन का आयतन निकालना हो तो भुजा का होल क्यूब कर देते हैं। घन का विकर्ण निकालना हो तो अंडर रूट 2 गुने भुजा कर देते हैं। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 6 गुने भुजा स्क्वायर के फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद 3D शेप्स में घनाभ यानी क्यूबाइड के बारे में जानेंगे। और क्यूबाइड का जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं, घनाभ के फलक का जो आकार होता है वो आयताकार होता है। और घनाभ में 6 सतह यानी फलक होता है। घनाभ में 12 किनारे और 8 शीर्ष होती है। और घनाभ का आयतन जो है एल गुने बी गुने एच के फॉर्मूला से निकालते हैं। और घनाभ का विकर्ण निकालना हो तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के फॉर्मूला से निकलेगा। और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 इंटू एल प्लस बी गुने ऊंचाई के फॉर्मूला से निकालते हैं। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एल यानी लेंथ, बी यानी ब्रेथ और एच मीन्स हाइट। इसके बाद 3D शेप्स में बेलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में सिलेंडर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं। और बेलन में ऊपर और नीचे 2 बराबर वृत्ताकार सतहें होती है। बीच का घेरा वक्र सतह होती है। यानी बेलन में कुल 3 सतहें होती हैं। बेलन का जब आयतन निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर इंच के फॉर्मूला से निकालेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 पाई आर एच के फॉर्मूला से निकालेंगे। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर यानी 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला से हम लोग बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालेंगे। अब हम लोग 3D शेप्स में शंकु के बारे में जानेंगे, जिसे इंग्लिश में कोन के नाम से जाना जाता है। और कोन का आप फिगर देख पा रहे होंगे। शंकु का आयतन निकालना हो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच के फॉर्मूला से निकालेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर एल से निकालेंगे। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला से निकालेंगे। और पाई आर कॉमन कर देंगे तो एल प्लस आर हो जाएगा, जहाँ एल स्लैंट हाइट के नाम से जाना जाता है। और एल जो होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से
निकल सकता है। अब हम लोग 3D शेप्स में गोला के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में स्फीयर के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं। और गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 4 पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला से निकाल पाएंगे। और गोला से संबंधित अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर के बारे में जानेंगे। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अर्धगोला यानी गोला का आधा होगा, तो अर्धगोला का जब आयतन निकालना होगी तो 2/3 पाई आर क्यूब के फॉर्मूला से निकालेंगे। और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। और अर्धगोला का कुल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 3 पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग गणित के मेंसुरेशन चैप्टर को देख रहे थे, यानी क्षेत्रमिति चैप्टर को, क्षेत्रमिति टॉपिक को देख रहे थे। और क्षेत्रमिति में हमने 2D यानी 2 डायमेंशंस और 3D यानी 3 डायमेंशन शेप्स के सभी प्रॉपर्टीज और सभी फॉर्मूला को हम लोगों ने देखा समझा। तो आप इन सभी फॉर्मूला को याद कर लेंगे। और चूंकि यह मेंसुरेशन का क्लास 1 वीडियो है और इसके बाद क्लास 2 और क्लास 3 जो वीडियो आएगी वो मेंसुरेशन से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप आने वाले मेंसुरेशन के क्लास 2 और क्लास 3 वीडियो भी आप जरूर से जरूर देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।